इंट्रोडक्शन में ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल विशाल एम क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th के लिए वेस्ट बंगाल बोर्ड में माध्यमिक का सजेशन देने वाले हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। मैं ज़्यादा समय इंट्रोडक्शन में बर्बाद नहीं करूँगा, मैं तुरंत वीडियो पे आऊँगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सारे क्वेश्चन जो अलग अलग चैप्टर से मैंने बनाए हैं, वो बहुत रिसर्च के बाद डिफरेंट पेपर्स, डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट नोट्स ऑफ माइन एंड अदर्स ऑल्सो, एंड बुक्स के साथ साथ कॉपीज, डिफरेंट पब्लिकेशंस के बुक्स, डिफरेंट सजेशन, डिफरेंट अलग अलग चीज़ों के साथ मिला करके बनाए गए हैं, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। एक एक क्वेश्चन पर बारीकी से मैंने ध्यान दिया है, एक एक चैप्टर पर मैंने ध्यान दिया है, नीचे थोड़ा थोड़ा नोट बना करके भी बता दिया है, सारी स्ट्रेटेजीज समझाई है। सबसे पहले इसीलिए मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू किया है। आई हैव डिस्क्राइब्ड ऑल ऑफ दैट फ्रॉम विच चैप्टर्स विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम। सो दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेटेजीज को पढ़िएगा, नोट्स को पढ़िएगा जो मैंने दिया, क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं सारे चैप्टर से, एक एक चीज़ पर बारीकी से काम किया। आप लोग देखिए वीडियो पे। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे हम लोग। सो दोस्तों, पहले ग्रुप में 3 पार्ट है। पहला पार्ट है बहिर्जात प्रक्रियाएं एवं उनसे उत्पन्न स्थल स्वरूप, यानी एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स। सेकेंड चैप्टर है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, एंड थर्ड चैप्टर है जलमंडल। और इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ दोस्तों इस प्रकार से है। इसमें इंडिविजुअल चैप्टर्स का कोई अलग अलग सेपरेटेड चैप्टर्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये तीनों चैप्टर्स मिला करके एमसीक्यू यानी एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन आएंगे 6 मार्क्स के। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी एक एक लाइन में आपको जो है आंसर देना पड़ सकता है, एक एक लाइन में, या कोई वर्ड बाउंडेशन होगा 30 to 50 वर्ड्स। फिर ऐसे क्यों आ जाएगा आपको। फिर आ जाएगा एनालिटिकल क्वेश्चंस यानी विश्लेषणात्मक प्रश्न, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा इसका। फिर आएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चंस यानी 5 मार्क्स का। तो पहला पार्ट क्या है, बहिर्जात प्रक्रियाएं एवं उनसे उत्पन्न स्थल स्वरूप। दूसरा है वायुमंडल। तीसरा है जलमंडल। और इसमें से एमसीक्यू आएगा 6 मार्क्स का। 9 मार्क्स का आएगा आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ऐसे क्यों आएगा 4 मार्क्स का। और आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे एक। और आपका जो है 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। यानी टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 32 मार्क्स, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 32 मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है ना। तो इसी तरह से एक और पैटर्न हम लोग समझेंगे आगे आगे। अब दूसरा जो हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे भारत चैप्टर के बारे में, जो कि आपका रीजनल ज्योग्राफी से है। पहले आप लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा था, अब आप पढ़ेंगे रीजनल ज्योग्राफी के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत चैप्टर के बारे में। भारत की जो है भौतिक एवं आर्थिक वातावरण, इंडिया, इंट्रोडक्शन, फिजिकल एंड इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। सो दोस्तों, इस चैप्टर से भी आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम रहेगा। 6 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, 9 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, 4 मार्क्स के आपके आएंगे एसएक्यू, एंड 3 मार्क्स का आपका एक आएगा एनालिटिकल क्वेश्चन, एंड आपके 2 आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस 5 मार्क्स के। सो दोस्तों, इसका भी टोटल जो है आपका मार्क्स इस चैप्टर से भी आएगा 32। तो यानी चैप्टर्स 1, 2, 3 एंड चैप्टर 5 को मिला करके यू आर गेटिंग 64 मार्क्स, एंड विच विल बी इक्वल टू द 64%। सिर्फ ये 4 चैप्टर्स को पढ़ करके आपको 10th में जो है 64% का मार्क्स आएगा। 10 मार्क्स प्लस स्कूल का पकड़ लीजिए 74। तो दोस्तों, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, चैप्टर 1 जो है वो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। पानी है, बचपन से तो आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा चैप्टर 1 के बारे में। बहिर्जात प्रक्रिया है, आगे भी पढ़ने मिलेगा, 11th तक इवन पढ़ने मिलेगा, ठीक है ना। 11 में भी अगर आर्ट्स लोगे तो ज्योग्राफी में पढ़ने मिलेगा। फिर जाकर के आएगा दूसरा चैप्टर वायुमंडल। फिजिक्स में जैसे लाइट और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का इंपॉर्टेंस है, केमिस्ट्री में जैसे पीरियोडिक टेबल का इंपॉर्टेंस है, बायोलॉजी में से रिप्रोडक्शन और आपका रेस्पिरेशन, बाकी चीज़ों का जो भी फोटोसिंथेसिस का जो इम्पोर्टेंस है, इंग्लिश में जैसे ग्रामर का जो इम्पोर्टेंस है, वैसे ही जो है ज्योग्राफी में जो है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर का इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। तो इसके बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। आप लोगों के हाथों में अभी भी 1 मंथ का टाइम है, ठीक है। मैं अभी पैटर्न समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चंस पे आऊँगा, क्योंकि मैं 2 वीडियो नहीं कर सकता हूँ। मैं इसी में पैटर्न भी समझाऊंगा, इसी में मैं क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंस है, वो आपके बिल्कुल काम आएंगे। चलिए, तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। सो विशाल ट्यूशन क्लासेस आसनसोल की तरफ से क्लास 10th में ज्योग्राफी का सजेशन फॉर 2023। तो चलिए टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज आपको बताते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले। तो दोस्तों, फिजिकल ज्योग्राफी में 3 चैप्टर्स है। पहला बहिर्जात प्रक्रिया है एवं उनसे उत्पन्न स्थल स्वरूप, दूसरा है वायुमंडल, तीसरा है जलमंडल।
अब इसमें देखिए मैंने नोट दे के बता दिया है, फ्रॉम दिस चैप्टर 1 एंड चैप्टर 3 आर सो इजी। इन सारे लिस्ट में से जो 1 और 3 चैप्टर है ये बहुत ईजी है। सो एट फर्स्ट कंप्लीट द बोथ। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, 1 और 3 चैप्टर जो है इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि ये ईजी चैप्टर, ये सॉफ्ट टारगेट है, इसको पहले क्लियर करो। और मैंने यहाँ बता दिया है दैट चैप्टर 2 इज लिटिल कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि इसमें जो टर्म्स है वो आपको समझ में सब कुछ आएगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा जब पढ़िएगा तो। लेकिन ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, थोड़ा यूज है ये चैप्टर, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। वायुमंडल है, वायुमंडल में जो है तापमान के कारण क्या परिवर्तन आते हैं, वायुमंडल के तापमान को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, वायुमंडलीय दबाव क्या है, वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, वायुमंडलीय वायुदाब की पेटियाँ कौन कौन सी है, फिर जा करके उसी में ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक उष्मन है, फिर जा करके आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने, वो भी आगे मैं बताऊंगा, टॉपिक के साथ बताऊंगा, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, क्वेश्चन वाइज भी आपको बताने वाला हूँ आगे। चलिए तो आगे आते हैं चैप्टर 5 पे, जो कि है भारत का भौतिक एवं आर्थिक वातावरण, द फिजिकल एंड इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया। मैंने यहाँ नोट देकर लिख दिया है, बिकॉज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चैप्टर्स 1, 2, 3 एंड चैप्टर 5 आर इक्वल, 32 + 32 मीन्स 64%, एंड यू विल गेट 64% मार्क्स जस्ट फ्रॉम द 4 चैप्टर्स 1, 2, 3 एंड 5। मस्ट कंप्लीट दैट। एंड आगे बढ़ते हैं। अब रेस्ट ऑफ द 2 चैप्टर्स है 4 एंड 6, तो मैंने लिखा है एंड कम ऑन चैप्टर्स 4 एंड 6, दीज आर वीकर चैप्टर्स। मैंने पहले ही बोला था कुछ चैप्टर्स वीक चैप्टर थे, सॉफ्ट चैप्टर, जिनको आप आराम से पढ़ सकते हो, ईजी है बहुत। फ्रॉम दिस 2 चैप्टर्स मीन्स 4 एंड 6 यू विल गेट MCQ ऑफ 1 मार्क्स एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, यानी 1 + 2 3 हो गया। 4 और 6 चैप्टर से ऐसे क्यों आएगा 2 मार्क्स का, और एनालिटिकल क्वेश्चन एक एक आएगा, मीन्स दोनों चैप्टर से एक MCQ, 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक FAQ, दोनों चैप्टर से एक एक FAQ और एक एक एनालिटिकल क्वेश्चन दोनों चैप्टर से आएंगे। मीन्स 8 + 8 इज इक्वल टू 16 मार्क्स you will get from these of 2 chapters, and there will be no long questions, means the questions of 5 marks from these 2 chapters 4 and 6. So I hope that you have understood the question pattern. So we will now discuss about the important questions of the every chapter. थैंक यू दोस्तों फॉर योर स्पेशल टाइम। तो अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला ग्रुप ए में हम लोग भौतिक, भूगोल, फिजिकल, ज्योग्राफी से देखेंगे। इसमें हमारा पहला पार्ट है बहिर्जात प्रक्रियाएं एवं उत्पन्न स्वरूप। तो इसमें हम लोग सबसे पहले टॉपिक्स देखेंगे, क्या क्या टॉपिक्स इसमें हैं। तो इसमें है बहिर्जात प्रक्रिया के बारे में, यानी पृथ्वी पर बाहर से लगने वाले जो भी आपकी अपर्दनकारी शक्तियाँ हैं या जो भी प्रभावी शक्तियाँ हैं जो पृथ्वी के स्थल स्वरूप को बाहर से प्रभावित करते हैं, जैसे नदी, वायु, हिमनदी एवं नदी, वायु और हिमनदी, इन सब के संयुक्त प्रभाव से इनके अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण से कौन कौन से स्थल स्वरूप बनते हैं। नदी, वायु एवं हिमनदी, इन तीनों टर्म को आप लोग याद रखिएगा। आगे इसमें एक और टॉपिक है, वो है मरुस्थल का विस्तार, उसके विस्तार के कारण एवं मरुस्थल के विस्तार को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, नदी के अपर्दन कार्य से बनने वाले स्थल स्वरूपों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। मतलब नदी के इरोजनल वर्क, उसके अपर्दन कार्य से कौन कौन से स्थल स्वरूप बनते हैं। मीन्स डिस्क्राइब विद द स्केचेस ऑफ द मेजर लैंडफॉर्म्स डेवलप्ड बाय द इरोजनल वर्क ऑफ द रिवर। यहाँ पे जो 3 बोला है स्थल स्वरूप, 3 नहीं, आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना, 5-6 पढ़ना है, क्योंकि कई बार 3-4 नहीं बोलेगा, आप लोगों को बस स्थल स्वरूपों का वर्णन करने बोलेगा। तो 3-4-5 कम से कम पढ़ के जाइएगा, उनको ही लिखिएगा। और आंसर लिखने से पहले एक इंट्रोडक्शन जरूर दीजिएगा कि नदी की अपर्दनकारी शक्ति कहते कैसे, इससे कौन कौन से स्थल स्वरूप बनते हैं, सबका नाम भी लिखिएगा। उसके बाद वर्णन करना शुरू कीजिएगा, एक के बाद एक वर्णन करना शुरू कीजिएगा, ठीक है। अभी दोस्तों रात के 3 बज रहे हैं और 3 बजे आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि दिन भर तो टाइम रहता नहीं, ऑफलाइन क्लासेस चलती है। तो दोस्तों इसलिए देखिए, ताकि हमारी मेहनत जो है काम आए, आपके काम आए, हमारे काम आए। दूसरा क्वेश्चन है, पर्वतीय हिमनद द्वारा बनने वाली स्थल स्वरूपों का या स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लैंडफॉर्म्स डेवलप्ड बाय द माउंटेन ग्लेशियर ब्रीफ। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बाइलिंगुअल करने का कोशिश किया, ताकि जो बंगाली मीडियम्स के या जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी समझ पाए। और हिमनद के, देखिए हिमनद के अपर्दन या पर्वतीय हिमनद के अपर्दन एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, हिमनद के अपक्षरण से, अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए।
अब हर चैप्टर से आपको एवरेज 4-4 5-5 क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। तो तीसरा क्वेश्चन है, वायु के निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। मीन्स डिस्क्राइब द लैंडफॉर्म्स डेवलप्ड बाय द विंड डिपॉजिट्स। वायु जो है चीज़ों को उड़ाकर अपने साथ बाकी उनमें अवसादों को जमा करके किन किन स्थलाकृतियों, जैसे लोयस का मैदान है, बाकी किन किन स्थलाकृतियों का जो है निर्माण करती है, उनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अगला, डेल्टा क्या है? आकार के अनुसार डेल्टा का वर्गीकरण कीजिए। डेल्टा निर्माण के लिए क्या क्या बातें आवश्यक है? व्हाट इज डेल्टा? क्लासिफाई डेल्टा। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा? तो दोस्तों देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर लिखने का कोशिश कर सकते हैं, हम जानते हैं, लेकिन आपको लोगों के लिए समझना भी जरूरी है कि क्या क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से दे सकता है इनको। मैं समझाऊंगा, बीच में नोट्स भी लिखा हूँ मैं, ठीक है, तो वो आपके काम आएंगे। अब आते हैं पार्ट 2 पे, वायुमंडल एटमॉस्फेयर पे। मैंने पहले ही बोला था ये थोड़ा कम्प्लेक्स चैप्टर है, क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वायुमंडल की परिभाषा, वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल का रासायनिक संगठन, तापमान के आधार पर वायुमंडलीय स्तर, वैश्विक ऊष्मन, वायुमंडल के गर्म होने की प्रक्रिया, वायुमंडल में तापमान की भिन्नता के क्या कारण हैं, वायुमंडलीय घनत्व, वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद है वायु के प्रकार, वर्षा एवं वर्षा के प्रकार, विश्व के जलवायु प्रदेश इत्यादि। मैंने लिख दिया, सिंस दिस चैप्टर इज रियली ए कम्प्लेक्स वन, सो मस्ट फोकस ऑन दिस। और मैंने आगे जो बता दिया है, एज द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज वायुमंडल, सो ऑल ऑफ द फोकस विल बी ऑन द टर्म वायुमंडल। क्योंकि चैप्टर का ही नाम वायुमंडल है, तो वायुमंडल से रिलेटेड जितना चीज़ है पहले उसको पढ़ जाओ। वायुमंडल क्या है, वायुमंडल के कितने स्तर है, वायुमंडल की संरचना क्या है, वायुमंडल के तापमान में भिन्नता के कारण क्या है, वायुमंडल के दबाव क्या है, वायुमंडल के दबाव को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, वायुमंडल की अलग अलग दाब की पेटियाँ कौन कौन सी है, वायु के प्रकार कितने हैं, जितने कि भूमंडलीय वायु, स्थानीय वायु, पछुआ पवन, अलग अलग जो वायु के प्रकार है वो क्या है, विश्व के विभिन्न जलवायु प्रदेश कौन कौन से, मेनली तो भूमध्य रेखीय और भूमध्य सागरीय और उष्ण मानसूनी जलवायु जो है इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो ये सब टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, इस चैप्टर पे थोड़ा विशेष ध्यान देना। आप लोगों के लिए ज़रूरी है ये चैप्टर, ना सिर्फ मार्क्स लाने के लिए बल्कि नॉलेज के लिए भी। नॉलेज भी कोई चीज़ होता है लेने के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो अब आते हैं दूसरे पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की विभिन्न परतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मीन्स गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल के जो भी अलग अलग परत है, क्षोभ मंडल, सवताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, उन सभी का आपको विस्तार पूर्वक जो है वर्णन करना है। थोड़ा थोड़ा सबका डिटेल में पॉइंट वाइज करके लिख दीजिएगा। क्षोभ मंडल देके उसके बारे में थोड़ा सा, समताप मंडल देके उसके बारे में थोड़ा सा, और बगल में एक डायग्राम करके दिखा सकते तो और भी अच्छा होगा। या फिर अधोमंडल, क्षोभ मंडल को या अधोमंडल, घन मंडल आदि कहते हैं, तो उसके बारे में, और समताप मंडल की वायुमंडलीय परतों के बारे में वर्णन करना है। इसी प्रकार से आगे इसी तरह से वायुमंडल की परतों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है अलग अलग, कि ये भी एक टॉपिक है। तो तापमान के आधार पर वायुमंडल की परतों को चिन्हित कीजिए एवं उनमें से किसी एक का वर्णन कीजिए। तो तापमान के आधार पर वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है, उन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा। Identify the layers of atmosphere on the basis of temperature and describe the characteristics of any one of them. तापमान के आधार पर वायुमंडल की परतों का वर्गीकरण कीजिएगा एवं उनमें उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है, किसी एक का वर्णन कीजिए, पर आप लोग सारे के बारे में पढ़ लीजिएगा। हो सकता है स्पेसिफाई कर दिया जाए, मेसोपॉज, टोपोपॉज, किसी के बारे में भी वर्णन करने आ सकता है। तो ट्रोपोपोज, स्टोपोपोज, मेसोपोज, तारामंडल एवं सबमंडल क्या है, इन सब का मतलब वायुमंडल का परतों को जो है आपको पढ़ना है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार कह रहा हूँ, वायुमंडल की परत, इसके बारे में पढ़ना आप लोग को। ये आ सकता है एग्जाम में चैप्टर 2 से। पार्ट 2 से अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैश्विक उष्णता, यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वैश्विक उष्णता के कारण क्या है, वैश्विक उष्णता के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दीजिए। मतलब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखना है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, उसका धरातल पर एवं वैश्विक जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रभाव तो आप लोग जानते हैं, ग्लेशियर पिघल जाता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ना। सो व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट आर द रीजंस फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ब्रीफ अकाउंट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में तापमान के अंतर को प्रभावित करने वाले कारणों का वर्णन कीजिए। ये VBI क्वेश्चन है कि वायुमंडल में तापमान का जो अंतर होता है उसके कारण क्या है, इसके बारे में लिखना है। एक दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, वायुमंडल में तापमान की विभिन्नता को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। मीन्स डिस्क्राइब अबाउट द फैक्टर्स
इन्फ्लुएंसिंग द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर। वायुमंडल, देखो पहला क्वेश्चन मैंने क्या बताया, वायुमंडल की परत, दूसरा बताया ग्लोबल वार्मिंग, तीसरा बताया वायुमंडल में जो तापमान की भिन्नता आती है उसके कारण क्या है। वायुमंडल में तापमान की विभिन्नता यानी अंतर के कारण क्या है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के दबाव की दशा में अंतर मिलने के कारण क्या है। मीन्स गिव एन अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन प्रेशर कंडीशंस इन द एटमोसफेयर। पहला पढ़े वायुमंडल का तापमान में अंतर के कारण, अब पढ़ेंगे वायुमंडल में जो अलग अलग परत में कोई जो निम्न वायु दाब की पेटी हो जाता है, कोई उच्च वायु दाब की, जहाँ तापमान ज़्यादा रहेगा वहाँ निम्न वायु दाब की पेटी बन जाएगा। तो वायुमंडल में जो है इसकी विभिन्न परतों में जो है वायु दाब में अंतर के कारण क्या है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है और अच्छे से लिखना है बना करके। और एक और क्वेश्चन भी इसके संग आ सकता है कि वायु दाब की विभिन्न पेटियों का वर्णन कीजिए। वायु दाब की विभिन्न पेटियों का वर्णन कीजिए। भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी, ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी, उपोष्ण पेटी, अलग अलग पेटियों के बारे में आपको लिखना है। तो अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के गर्म होने की विधियों का वर्णन करें। मतलब वायुमंडल किन किन प्रक्रियाओं द्वारा जो है गर्म होता है। राइट डाउन अबाउट द प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग ऑफ द एटमोसफेयर। तो आगे पढ़ते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, वैश्विक ऊष्मन में ग्रीन हाउस प्रभाव की भूमिका क्या है, या धरातल का तापमान को बढ़ाने में ग्रीन हाउस गैसों की भूमिका क्या है। तो हम लोग पहला टॉपिक क्या पढ़े थे, वायुमंडल के विभिन्न परत, वायुमंडल के तापमान में अंतर मिलने के लिए कारण, वायुमंडल के दबाव को प्रभावित करने वाले कारक, फिर आगे पढ़े थे ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ऊष्मन, फिर हम लोग पढ़े वायुमंडल की विभिन्न दाब की पेटियाँ, फिर अब पढ़ रहे हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव का धरातल के तापमान को बढ़ाने में क्या भूमिका है, वायुमंडल के गर्म होने की कितनी विधियाँ है। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस बार आने लायक है। परत वाला जरूर पढ़िएगा, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक जरूर पढ़िएगा, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक ऊष्मन तो जरूर से जरूर, ये 3 टॉपिक तो कम से कम जरूर से जरूर कीजिएगा। आगे क्वेश्चन है वर्षा किसे कहते हैं, वर्षा कितने प्रकार का होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय रेनफॉल, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो इसमें आपको वर्षा की परिभाषा लिख करके उसमें लिखना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वर्षण और वर्षा में अंतर है। वर्षण का एक टाइप है वर्षा, और वर्षा का 3 टाइप है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वर्षा की परिभाषा लिख करके उसके बाद आप वर्षा के टाइप को डिफाइन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार की वायु दाब पेटियों का वर्णन कीजिए। पेटियों का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है। राइट डाउन अबाउट द डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स ऑन द अर्थ, यानी वायु दाब की अलग अलग जो पेटियां है उसका वर्णन करना है। जैसे भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी, ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी, उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी, ये सब आप लोग को इन चारों के बारे में डिफाइन करना है और थोड़ा थोड़ा पॉइंट देकर के लिखना है। अब अगला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार की पवनों का वर्णन कीजिए। कोई भी एक पवन के बारे में नाम देकर के आ सकता है कि पछुआ पवन क्या है वर्णन कीजिए, व्यापारिक या फिर पूर्वी पवन क्या है, वाणिज्यिक पवन क्या है। आपको सारे पवन के बारे में पढ़ना है। पवन के वैसे बहुत सारे प्रकार है, जैसे भूमंडलीय या स्थायी पवन, वाणिज्यिक या पूर्वी पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन। अब उसके बाद जो है आपके पास जो है सागर समीर, स्थल समीर, ये पढ़े हुए होंगे आप लोग। मानसूनिक पवन, घाटी समीर, पर्वत समीर। तो गर्म स्थानीय जो कुछ तरह पवन है, कुछ ठंडे भी स्थानीय पवन है, इन सब के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे सकता है। चीनूक क्या है, सिमूम क्या है, बोरा क्या है, लू क्या है, फॉन क्या है, स्थल समीर क्या है, घाटी समीर। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द FAQ एज वेल एज फॉर द LAQ। तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। पवन के प्रकार को बार बार बोल रहे हैं, पवन के प्रकार को सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पॉइंट बना के लिख दीजिएगा। नीचे मैंने नोट बना के लिख दिया है, जैसे भूमंडलीय पवन, वाणिज्यिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन, स्थलीय समीर, सागर समीर, गर्म स्थानीय वायु, ठंडी स्थानीय वायु, किसी के बारे में वर्णन करने आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में। फिर चक्रवात, प्रति चक्रवात, उष्ण चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात, इन सब के बारे में भी इन सब के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। मुझे थोड़ा स्पीड बोलना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, 30 मिनट तक आई थिंक हो जाएगा। उसी को मैं थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों का भी ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। दोस्तों ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिए, नोट्स बनाइए, मैं अपलोड करूँगा, आंसर्स भी अपलोड करूँगा विथ एक्सप्लेनेशन, बस थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। आप लोग तब तक इन क्वेश्चंस को रेडी करके रखिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे विश्व के जलवायु प्रदेश के बारे में। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जलवायु प्रदेश है, जैसे भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, या फिर टुंड्रा जलवायु प्रदेश। इन सब जलवायु प्रदेश में से किसी एक जलवायु प्रदेश के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन में
ऐसे दे देगा कि भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश की बारे में उसकी विशेषताओं के साथ लिखिए। या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि भूमध्य रेखीय जलवायु की प्राकृतिक वनस्पति कैसी होती है, वहाँ का जलवायु कैसा होता है, जलवायु की विशेषताएं क्या है। तो भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय, उसमें कटिबंधीय, मानसूनी और टुंड्रा जलवायु, इनके बारे में कम से कम जरूर आप लोग पढ़ के रखिएगा। और ये सारे चैप्टर अब जितने भी इसके बाद चैप्टर आएंगे वो सारे इजी चैप्टर है। सो इसके बाद अब जो चैप्टर है वो है पार्ट 3 जलमंडल, हाइड्रोस्फेयर। इट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर। सो हम लोग इसमें अब टॉपिक्स देखेंगे। तो पहला टॉपिक है महासागरीय धाराएं। मतलब महासागरीय धाराएं की परिभाषा याद कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये अगला टॉपिक है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का कारण। महासागरीय धाराओं का धरातल पर यानी पृथ्वी पर और जलवायु पर क्या परिवर्तन पड़ता है। ज्वार भाटा क्या है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है, ज्वार भाटा का मानव जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है, ज्वार भाटा के लाभ एवं हानि क्या है, ये सब टॉपिक आ सकता है। मतलब तीसरा चैप्टर से जो है पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है महासागरीय धाराएं, दूसरा है आपका महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का कारण, तीसरा है आपका ज्वार भाटा। इतना टॉपिक कर लीजिएगा, बिल्कुल काम हो जाएगा आपका। इतने टॉपिक को जल्दी से जल्दी आप कंप्लीट कीजिए पहले। सो दोस्तों चलिए रॉकेट बनाते हैं अब इसको। तो आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समुद्री धारा यानी जलमंडल चैप्टर से कि समुद्री धाराएं क्या है, समुद्री धाराओं की उत्पत्ति का कारण क्या है, समुद्री धाराओं का धरातल पर और जलवायु पर क्या असर पड़ता है यानी क्या प्रभाव पड़ता है। सो बाइलैंग्वेज करके इसको इंग्लिश में बताते हैं हम लोग। व्हाट आर ओशियन करेंट्स, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ ओशियन करेंट्स, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द ओशियन करेंट ऑन अर्थ एंड ऑन द क्लाइमेट। दोस्तों इसका आंसर कंप्लीट कीजिएगा। समुद्री धारा के बारे में कुछ भी लिखिएगा तो पहले उसका डिफिनेशन जरूर आंसर में अटैच कीजिएगा। जैसे व्हाट इज समुद्री धारा, व्हाट इज ओशियन करंट, इसको जरूर अटैच कीजिएगा पहले। समुद्री धारा क्या है, उसकी उत्पत्ति के कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसको याद कीजिएगा। आगे इसका ही अल्टरनेट क्वेश्चन है वैश्विक जलवायु पर समुद्री धाराओं का क्या प्रभाव पड़ता है। आगे अगला क्वेश्चन है ज्वार भाटा क्या है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है, ज्वार भाटा का मानव एवं धरातल पर क्या प्रभाव पड़ता है, ज्वार भाटा के लाभ एवं हानि क्या है, ज्वार भाटा के विभिन्न रूपों का, ज्वार भाटा के विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए। तो पहला हम लोग पढ़े महासागरीय धारा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं ज्वार भाटा के बारे में। सो व्हाट इज टाइड्स एंड एब, explain the causes responsible for the high tides and ebb, what is the effect of high tide and ebb on the earth and on the human beings, what is their profits and advantages, what is their profits and their disadvantages, what are their different types। तो दोस्तों आप लोगों को इसको पहले कंप्लीट करना। ज्वार भाटा तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। इस बार हम तो बोलेंगे पहले उनकी उत्पत्ति का कारण पढ़िए, ज्वार भाटा का डिफिनेशन पढ़िए, उनके विभिन्न प्रकार पढ़िए, लाभ हानि पढ़िए, प्रभाव पढ़ लीजिए, खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। ज्वार भाटा जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। दो तो लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर से, दो ही लॉन्ग क्वेश्चन है बस। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अपने सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में, भारत आर्थिक एवं भौतिक वातावरण, इंडिया फिजिकल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। दोस्तों भारत का जो आर्थिक पहलू है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने आर्थिक को पहले प्रोनाउंस किया। आर्थिक वाला पहलू यानी कृषि और उद्योग पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, उससे क्वेश्चंस आने की ज़्यादा चांसेस है। क्वेश्चंस पे आते हैं अब। सो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन किस में होता है, पर्वत में, पठार में, मैदान में, तटीय भाग में, पश्चिमी और पूर्वी तटीय भाग, द्वीप समूहों में। इसके बाद आएंगे भारत के नदी तंत्र में, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना में, भारत की जलवायु में, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में। भारत की जलवायु की विशेषता आ चुका है 2022 में, ज़बरदस्त विशेषता, फिर भी थोड़ा बड़ा नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा। भारत की मिट्टियों के बारे में, भारत की जो विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ हैं, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, और इन सब मिट्टियों का वर्णन कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, इन मिट्टी की क्या क्या विशेषता है, कहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा मृदा अपर्दन, मृदा संरक्षण, मृदा अपर्दन के कारण, मृदा संरक्षण के उपाय क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे भारतीय कृषि में। देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर। इसमें कौन कौन से फसल इंपॉर्टेंट है, तो पहले चाय, गेहूँ, गन्ना, कपास। चाय, गेहूँ, गन्ना, कपास। चाय और गेहूँ की कम से कम आप लोग जो है इनको उगने के लिए
कौन कौन सी अनुकूल दशाएं हैं, तापमान, वर्षा, मिट्टी, धरातल का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये सब पढ़ के रखिएगा। वर्षा कितनी मात्रा में होनी चाहिए, चाय का और गेहूं का, गन्ना, कपास, इन फसलों को उगने के लिए, बढ़ने के लिए कितनी मात्रा में जो है वर्षा, तापमान, भूमि कैसा होना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, अनुकूल दशाएं पढ़ के रखिएगा। एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है एग्रीकल्चर में इस चैप्टर से। चाय और गेहूं पहले खत्म कीजिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरा टॉपिक, इसमें रहेगा भारतीय उद्योग। भारतीय उद्योगों में भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। इन सब उद्योगों के भारत के अलग अलग भागों में विकास के क्या कारण हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग भारत के पश्चिमी भाग में, पेट्रो रसायन उद्योग भारत के पश्चिमी भाग में, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग बेंगलोर में। तो इन सब उद्योगों का विकास इन क्षेत्रों में क्यों हुआ है, ये कारण आपसे पूछा जाएगा स्पेसिफाई करके किसी जगह के बारे में। जैसे अहमदाबाद पूछ लेगा, पश्चिमी भारत करके पूछा जा सकता है। आपको पढ़ना है, आप जस्ट ये पढ़िए कि इन सब उद्योगों के विकास के लिए क्या क्या अनुकूल दशाएं चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप उस जगह के बारे में लिख करके थोड़ा सा कि इस जगह में उद्योग के विकास के कारण ये यहाँ पे ये उद्योग इतना विकसित है, उन सारे कारणों को आप लिख सकते हैं। इसका आंसर भी मैं अपलोड करूंगा जल्दी ही। तो आप पहले क्या पढ़िएगा, सूती वस्त्र उद्योग के भारत के पश्चिमी भाग में, पेट्रो रसायन उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, मोटर गाड़ी थोड़ा साइड रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के कारण क्या है। उसके बाद अगला टॉपिक, ये सबसे वीक टॉपिक है, ये वीक टॉपिक है तो इस पर ध्यान दीजिएगा, भारत की जनसंख्या। इससे ज़्यादा क्वेश्चन क्योंकि नहीं बनेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, पर लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ गिने चुने क्वेश्चन ही बन सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं अब। तो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, भारत की जनसंख्या के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, भारत में नगरीकरण की समस्याएं क्या है, भारत में अधिक घनत्व और कम घनत्व वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, और इस जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। जैसे गांवों में जनसंख्या कम है, वहीं शहरों में जनसंख्या का घनत्व क्या है, ज़्यादा है, कम जगह में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, इसके कारण क्या है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारत में परिवहन व्यवस्था। इसको एक टॉपिक कहना ना एक चैप्टर कहना ज़्यादा उचित होगा, पर थोड़ा छोटा चैप्टर है, उसमें उस भारत चैप्टर में ही छोटा सा एक पोर्शन है भारत में परिवहन व्यवस्था। अब आते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में अपना। तो पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, भारत में चाय की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का या फिर भौतिक दशाओं का वर्णन कीजिए। गिव एन अकाउंट ऑफ द फेवरेबल फिजिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द टी इन इंडिया। ये VBI क्वेश्चन, इसको जरूर कंप्लीट कीजिए। चाय की खेती के लिए कितना तापमान चाहिए, कितना वर्षा चाहिए, कितनी मिट्टी चाहिए, भूमि का स्वरूप कैसा होना चाहिए, पूंजी, श्रम, ये सब सारी चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़ के रखिएगा, अलग अलग टॉपिक। लेकिन पहले चाय के भारत में खेती कहाँ कहाँ होती है, कितना परसेंटेज है, कितना वृद्धि, कितना कमी हुआ, निर्यात कहाँ से होता है, थोड़ा उसका लिख लीजिएगा, भारत कितने नंबर स्थान पे है विश्व में। उसके बाद आप पॉइंट बना के लिखिएगा, चाय की खेती के लिए अनुकूल दशा है। अब ज़्यादा बनाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चाय के बाद अगला इंपॉर्टेंट फसल है गेहूं। तो गेहूं के लिए भी वैसे ही आपको लिखना होगा, गेहूं की कृषि के लिए अनुकूल प्राकृतिक दशाओं का वर्णन कीजिए। स्टेट द फेवरेबल फिजिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कपास के लिए पढ़ लीजिएगा, कपास की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। कपास की खेती के लिए अनुकूल दशाओं का वर्णन कीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर वैसे ही पढ़िएगा, गन्ना की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। मतलब आपको चाय पढ़ना है, गेहूं पढ़ना है, गन्ना पढ़ना है और कपास पढ़ना है। इनकी खेती के लिए कौन कौन से कंडीशन, तापमान, आपका वर्षा, भूमि का स्वरूप, मिट्टी, जलवायु, ठीक है। फिर जाकर के पूंजी, श्रम, बाजार, अर्थव्यवस्था की क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, 5-6-7 पॉइंट बना के लिखना है इसमें पूरा नंबर। पर आपको पहले उस फसल के बारे में और भारत में उसकी खेती के बारे में इंट्रोडक्शन देके थोड़ा लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। गन्ना और कपास होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत की कृषि की विशेषताएं क्या है, भारत की कृषि की समस्याएं क्या है। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, ये आपको लिखना है, विशेषता और समस्या भारतीय कृषि की। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हरित क्रांति। जब भी कृषि पढ़िएगा तो इसमें स्वामीनाथन जी की खोज और नॉर्मन बोरलॉग जी की खोज जो है हरित क्रांति, इसके बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो हरित क्रांति क्या है, इसका भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। अब हम लोग इसके बाद जो है इतना क्वेश्चन आप भारतीय कृषि में कंप्लीट कीजिएगा, चाय, गेहूं, भारतीय कृषि की विशेषता, समस्या, हरित क्रांति। उसके बाद हम लोग उद्योग धंधे पर आएंगे, भारतीय उद्योग धंधे।
सो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के क्या कारण है? डिस्कस द रीजंस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको इस बार रेडी कीजिएगा। भारत के पश्चिमी भाग में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के क्या कारण है? अगला क्वेश्चन है, पेट्रो रसायन उद्योग के मुख्य रूप से पश्चिमी भारत में स्थित होने के क्या कारण है? मतलब भारत के पश्चिमी भाग में पेट्रो रसायन उद्योग के विकास के क्या कारण है? What are the causes of petrochemical industry mainly situated in the western India? तो पेट्रो रसायन उद्योग के बारे में पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है, बंगलोर ऑब्लिक भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के कारण है। बेंगलोर में भी पूछ सकता है या फिर आपके भारत में भी पूछ सकता है कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का विकास क्यों हुआ है। तो इसका रीजन आपको पढ़ना है, व्हाट आर द कॉजेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन बेंगलोर ऑब्लिक इन इंडिया। अब आते हैं अगले चैप्टर पे, भारतीय जनसंख्या यानी इंडियन पॉपुलेशन। तो इससे पहला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। डिस्कस द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, क्या भारत में प्रत्येक विभाग का जनसंख्या घनत्व समान है? अगर नहीं है तो इसके कारण क्या है? मतलब भारत की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? भारत में कहीं पर अधिक जनसंख्या घनत्व है, कहीं पर कम जनसंख्या घनत्व है, इसके कारण क्या है? और वाई इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर इन इंडिया? मतलब भारत में सब जगह जनसंख्या घनत्व समान क्यों नहीं है, कारण बताएं। अथवा अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अथवा में फिर से वही क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारण क्या है? व्हाट आर द जियोग्राफिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेक्टिंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया? भारत की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? अथवा में फिर एक दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में नगरीकरण की मुख्य समस्याओं का विवरण दीजिए। स्टेट मेन प्रॉब्लम्स ऑफ द अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में ये क्वेश्चन दोनों अलग है। नगरीकरण की मुख्य समस्या है ये वाला, शहरीकरण या नगरीकरण एक ही बात है, अर्बनाइजेशन। भारत में शहरीकरण नगरीकरण की समस्या अलग क्वेश्चन। दूसरा कारण है कि किस वजह से भारत में नगरीकरण है, यानी नगरीकरण के कारण क्या है? व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्बनाइजेशन इन इंडिया? पहला समस्या है, दूसरा नगरीकरण के विकास के कारण क्या है। दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, दोनों का आंसर आपको याद करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो वाला क्वेश्चन पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण, कहीं कम कहीं ज़्यादा जनसंख्या होने के पीछे कारण क्या है? भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारण क्या है? इस बार VBI ये वाला आ ही रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में नगरीकरण की समस्या क्या है और नगरीकरण के कारण क्या है, ये दोनों याद कीजिएगा आप। अब आते हैं अगले चैप्टर पे, भारत में नदी तंत्र, रिवर सिस्टम इन इंडिया। तो पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में नदियों की भौतिक विशेषताओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी उत्तर और दक्षिण भारत की नदियों में क्या अंतर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार ये। तो क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ इंडियन रिवर्स। यानी नॉर्दर्न और साउदर्न इंडियन रिवर्स में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का नदी तंत्र, या फिर दक्षिण भारत और उत्तर भारत की नदियों के बारे में आप पढ़िएगा, सबके बारे में। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में आ सकता है। गंगा का नदी तंत्र बताइए, सिंधु का, ब्रह्मपुत्र का। गंगा और ब्रह्मपुत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नदी तंत्र थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कहाँ कहाँ से निकलती है, सहायक नदियाँ कौन कौन सी है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की। उत्तर भारत की नदियाँ को तो हो गया गंगा ब्रह्मपुत्र में, और आप थोड़ा उत्तर में नहीं, ब्रह्मपुत्र दरअसल पूर्वी भारत में बहता है, पर दक्षिण भारत की जो नदियाँ है, गोदावरी, कावेरी, इन सब के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इनसे क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिण भारत की नदियों का वर्णन कीजिए। दक्षिण भारत की नदियों थोड़ा पढ़ लीजिएगा। जल संरक्षण भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जल संरक्षण के बारे में थोड़ा पढ़िएगा, और दक्षिण भारत की नदियों के बारे में, लेकिन मेनली है उत्तर और दक्षिण भारत की नदियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद अगला टॉपिक है भारत की जलवायु, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो पहला क्वेश्चन है, और सही यही वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से वो फैक्टर है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं? एक्सप्लेन द मेजर फैक्टर्स कंट्रोलिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, खत्म। ये इस चैप्टर से एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको जरूर से जरूर याद कीजिएगा, बार बार कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, भारत की मिट्टी।
सॉइल ऑफ इंडिया। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। गिव है ब्रीफ अकाउंट ऑफ द एलुवियल सॉइल एंड द ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया। तो जलोढ़ और काली मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जलोढ़ और काली मिट्टी की विशेषता आप लोग जरूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव क्या है? मृदा अपरदन के कारण क्या है? मृदा अपरदन को रोकने के उपाय क्या क्या है? व्हाट इज सॉइल इरोजन? व्हाट आर द मेन कॉजेज फॉर द सॉइल इरोजन? व्हाट आर द मेथड्स टू स्टॉप सॉइल इरोजन? तो मृदा अपरदन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से। मृदा अपरदन, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी जरूर पढ़िएगा आप लोग इस चैप्टर से। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण क्या है और मृदा संरक्षण के उपाय क्या है? व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन? व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, मृदा अपरदन, मृदा संरक्षण। मृदा अपरदन को रोकने के जो उपाय है ना, उसके बारे में जरूर पढ़िएगा, और मृदा अपरदन के कारण। सो दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर अब ख़त्म होने वाला है। So before ending the video, I want to tell you that the answers of MCQ, VSAQ, FAQ and LOQ will be uploaded shortly, and the suggestions for chapter 4 and 6 which are left till now will be given shortly. Just connected with BTC classes Asansol, and I'll really help you a lot. Just connected with us. Thank you so much friends, and all the best for your examination. I will upload video shortly again.